हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू मेहता पीजी कॉलेज ऑनलाइन क्लासेस और एमएससी प्रीवियस फिजिक्स क्लासिकल मैकेनिक्स की सीरीज़ को अपन कंटिन्यू कर रहे थे। और आज के इस लेक्चर में जो अपना प्रीवियस सेक्शन था ल्यूवेल थ्योरम, उसी को अपन आगे करेंगे। ओके, तो प्रीवियस सेक्शन में अपन ने ल्यूवेल थ्योरम को स्टार्ट कर दिया था। और जरा सा यदि अपन थोड़ा सा यदि मैं उसको रिपीट कर दूं तो सबसे पहले ल्यूवेल थ्योरम को डिस्कस करने से पहले अपन ने फेज स्पेस को पढ़ा था। तो देखिए, फेज स्पेस अपने पास क्या था कि यदि केवल अपन बात करें कि यदि किसी पार्टिकल की स्टेट को ओनली पोजीशन कोऑर्डिनेट से डिस्क्राइब किया जाता है तो वो स्पेस अपने पास कौन सा स्पेस होता है? पोजीशन स्पेस होता है। ठीक है। दूसरी तरफ यदि अपन बात करें कि यदि पार्टिकल की स्टेट को मोमेंटम कोऑर्डिनेट से रिप्रेजेंट किया जाता है तो वो अपने पास मोमेंटम स्पेस होता है। ठीक है। लेकिन यदि अपने पास एक ऐसा स्पेस हो जिसमें पार्टिकल की स्टेट को या सिस्टम की स्टेट को पोजीशन कोऑर्डिनेट्स के साथ साथ मोमेंटम कोऑर्डिनेट से भी रिप्रेजेंट किया जाता है तो वो जो अपना स्पेस होता है वो कौन सा स्पेस कहलाता है? फेज स्पेस। ओके, तो यहाँ अपने पास बात हो गई फेज स्पेस की। और यदि अपन डेफिनेशन इसकी लिखना चाहें तो डेफिनेशन अपने पास आती है अ स्पेस इन विच द टोटल डायनामिकल स्टेट ऑफ ए सिस्टम इज डिस्क्राइब्ड बाय अ पॉइंट हैविंग टू एन कोऑर्डिनेट्स, जिसमें अपने पास पोजीशन कोऑर्डिनेट्स होंगे, एन अपने पास पोजीशन कोऑर्डिनेट होते हैं और एन ही अपने पास मोमेंटम कोऑर्डिनेट होते हैं। ठीक है। तो इस प्रकार का जो अपने पास स्पेस आता है वही क्या कहलाता है? फेज स्पेस। ओके, और इस फेज स्पेस में किसी पार्टिकल की स्टेट को जिस पॉइंट से रिप्रेजेंट किया जाता है वो पॉइंट अपना रिप्रेजेंटेटिव पॉइंट कहलाता है। एंड साथ ही साथ टाइम के रेस्पेक्ट में यदि अपने को पार्टिकल की स्टेट को बताना हो, चेंजिंग स्टेट को अपने को बताना हो तो वो अपन एक कर्व के थ्रू डिनोट करते हैं और वो कर्व अपना फेज पाथ कहलाता है। ओके, ये तो अपने पास बात हो गई फेज स्पेस की। ओके, नेक्स्ट ल्यूवेल थ्योरम पे अपन आते हैं। तो ल्यूवेल थ्योरम के लिए अपन ने पढ़ा था कि ल्यूवेल थ्योरम के अपने पास दो पार्ट होते हैं। जो फर्स्ट पार्ट होता है, इसका फर्स्ट स्टेटमेंट अपने को क्या कहता है? दैट नंबर ऑफ फेज पॉइंट्स पर यूनिट वॉल्यूम, जो कि अपने पास क्या कहलाती है? डेंसिटी कहलाती है। और यहाँ से अपन कह सकते हैं कि जो डेंसिटी होती है फेज स्पेस की वो टाइम के रेस्पेक्ट में कांस्टेंट रहती है, अनचेंज रहती है। ठीक है। नंबर ऑफ फेज पॉइंट्स पर यूनिट वॉल्यूम, दैट इज डेंसिटी ऑफ फेज पॉइंट रिमेन कांस्टेंट विद टाइम। ओके, और यदि अपन इसके सेकंड पार्ट को यदि अपन देखते हैं, सेकंड स्टेटमेंट अपने को कहता है द वॉल्यूम ऑफ फेज स्पेस इज ऑल्सो कांस्टेंट विद टाइम। ठीक है, वॉल्यूम में भी कोई चेंज नहीं आता है। ठीक है। तो देखिए यहाँ ल्यूवेल थ्योरम का प्रूफ जब अपन ने किया था तो ल्यूवेल थ्योरम के फर्स्ट पार्ट को प्रूव करने के लिए यहाँ अपन ने फेज स्पेस में एक छोटा सा एरिया एलिमेंट डी क्यू डी पी अपन ने कंसीडर किया था। और साथ ही साथ अपन ने वहाँ पे जो नंबर ऑफ फेज पॉइंट्स है उनको पर यूनिट एरिया, जो नंबर ऑफ फेज पॉइंट थे अपने पास कितने थे? रो। ओके, तो वहाँ पे जब अपन ने डिस्कस किया था प्रीवियस सेक्शन में कि अपने पास जो एलिमेंट था ए बी सी डी, जो अपने पास एलिमेंट था ए बी सी डी ड्रॉ किया था, वहाँ पे अपन ने इस तरीके से अपन ने एक एलिमेंट कंसीडर किया था ए बी सी और डी। ठीक है। अब इस एक्सिस के थ्रू इस साइड से जो अपने पास नंबर ऑफ फेज पॉइंट होंगे उनके लिए वेलोसिटी अपन ने कंसीडर करी थी स्पीड क्यू डॉट। जबकि यदि अपन बात करें नीचे वाली एक्सिस से जो अंदर की तरफ जाने वाले फेज पॉइंट है उनके लिए अपने पास स्पीड कितनी थी? पी डॉट। ठीक है। तो वहाँ अपन ने क्या काम किया था कि ए बी एक्सिस के थ्रू जो अंदर एलिमेंट ए बी सी डी में जो नंबर ऑफ फेज पॉइंट एंटर हो रहे हैं उनके अपने पास कितने वो कितने थे अपने पास? रो क्यू डॉट number of phase point entering through AB in the element ABCD will be rho Q dot dP। और CD एक्सिस से बाहर की तरफ निकलने वाले नंबर ऑफ फेज पॉइंट क्या थे अपने पास? रो Q डॉट
डी पी प्लस डेल अपॉन डेल क्यू रो क्यू डॉट डी पी डी क्यू। ओके, अब यदि अपन रिमेनिंग फेज पॉइंट्स को कैलकुलेट करना चाहे तो उसके लिए अपन क्या करेंगे, यहाँ से एंटर होने वाले फेज पॉइंट्स में से बाहर निकलने वाले फेज पॉइंट को क्या कर देंगे, सब्सट्रैक्ट कर देंगे। तो यहाँ अपने पास नेगेटिव साइन आ जाएगा, ये वाली टर्म यहाँ से कैंसिल हो जाएगी और अपने पास केवल ये वाली टर्म बच जाती है। ओके, सेम काम अपन किसके लिए कर सकते हैं, एडी और बीसी एक्सिस के लिए कर सकते हैं कि एडी एक्सिस के थ्रू एबीसीडी एलिमेंट में जो एंटर होने वाले फेस पॉइंट है वो अपने पास क्या होंगे, देखिए यहाँ इस एक्सिस से अंदर की तरफ जाने वाले जो नंबर ऑफ फेज पॉइंट होंगे अपने पास वो होंगे रो पी डॉट डी क्यू। सिमिलरली बीसी एक्सिस के थ्रू बाहर की तरफ निकलने वाले नंबर ऑफ फेज पॉइंट कितने होंगे, वो होंगे अपने पास रो पी डॉट डी क्यू प्लस डेल अपॉन डेल पी रो पी डॉट डी पी डी क्यू। और यहाँ पे यदि अपन रिमेनिंग फेज पॉइंट को कैलकुलेट करें तो एंटर होने वाले फेज पॉइंट में से बाहर निकलने वाले फेज पॉइंट को अपन क्या कर देंगे, सब्सट्रैक्ट कर देंगे और अपने पास ये वाली टर्म कैंसिल हो जाती है और यहाँ भी अपने पास रिमेनिंग फेज पॉइंट ये वाले हो जाते हैं। ओके, तो टोटल नंबर ऑफ फेज पॉइंट, ठीक है, रिमेनिंग इन द एलिमेंट विल बी ये वाली टर्म और ये वाली टर्म को अपन ऐड कर देंगे। ठीक है, तो यहाँ तक का काम अपना प्रीवियस सेक्शन में हो गया था, यहाँ तक का काम अपन ने प्रीवियस सेक्शन में देख लिया था। आज अपन इससे आगे का करेंगे। तो देखिए ठीक है, तो यहाँ अपन ने कर लिया था कि वही जब अपन इक्वेशन 3 और इक्वेशन 6 को ऐड करते हैं तो अपने पास इंक्रीज इन द नंबर ऑफ फेज पॉइंट इन द एलिमेंट ए बी सी डी विल बी माइनस ऑफ डेल अपॉन डेल क्यू रो क्यू डॉट डी पी डी क्यू प्लस डेल अपॉन डेल पी रो पी डॉट डी क्यू डी पी अपने पास आ गया था। ओके, तो नेक्स्ट अपन डिफाइन करेंगे कि जो नंबर ऑफ फेज पॉइंट में जो इंक्रीजमेंट होता है वो किसके इक्वल होता है, डेल रो अपॉन डेल टी डी क्यू डी पी। ठीक है, लिख सकते हैं अपन, बट इंक्रीज इन यहाँ पे अपन लिखा बट रेट ऑफ increase in number of phase point per unit time in the element is del rho upon del t into dp dq। ठीक है, बट यहाँ पे अपन ने क्या अपन ने देखा है कि फेज एलिमेंट ए बी सी डी में जो पर यूनिट टाइम अपने पास नंबर ऑफ फेज पॉइंट का इंक्रीजमेंट हो रहा है वो किसके इक्वल है, डेल रो अपॉन डेल टी डी पी डी क्यू। ठीक है, तो यहाँ अपन क्या कर सकते हैं कि ये जो क्वांटिटी है इसको अपन किसके इक्वल रख सकते हैं, इक्वेशन 7 के, क्योंकि इक्वेशन 7 में अपने पास क्या रिप्रेजेंट कर रही है, इंक्रीजमेंट ऑफ नंबर ऑफ फेज पॉइंट इन द एलिमेंट ए बी सी डी। ठीक है, तो यहाँ से अपन लिख सकते हैं दैट इज, यहाँ से अपन लिख सकते हैं सो वी must have del rho upon del t into dp dq equals to नेगेटिव ऑफ माइनस, यहाँ पे इस क्वांटिटी को इक्वल रखना है अपने को इक्वेशन 7 के, तो ये अपने पास आ जाएगा डेल अपॉन डेल क्यू रो क्यू डॉट इंटू डी पी डी क्यू प्लस डेल अपॉन डेल पी रो पी डॉट
डी क्यू डी पी। ओके, तो यहाँ पे अपने पास दोनों टर्म किसको रिप्रेजेंट कर रही है, इंक्रीज इन द नंबर ऑफ फेज पॉइंट इन द एलिमेंट ए बी सी डी। ओके, अब यहाँ पे अपन इनका सॉल्यूशन फाइंड आउट कर सकते हैं। ओके, क्योंकि दोनों लेफ्ट हैंड और राइट साइड में अपने पास क्या है, डी पी डी क्यू है, तो सभी टर्म को यदि अपन एक साथ लेके आ जाते हैं तो अपने पास लिखा जाएगा डेल रो अपॉन डेल टी प्लस ये वाली टर्म्स भी दोनों यदि अपने पास लेफ्ट हैंड साइड में आ जाती है तो नेगेटिव साइन किस में कन्वर्ट हो जाता है, प्लस में, तो अपने पास आ जाएगी डेल अपॉन डेल क्यू रो क्यू डॉट प्लस डेल अपॉन डेल पी रो पी डॉट। ओके, और डी पी डी क्यू तीनों के साथ अपने पास कॉमन है तो यहाँ अपन ने ब्रैकेट में लिख दिया और इक्वल टू अपने पास क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट अपने पास देखिए कि यहाँ अपन डेल रो अपॉन डेल टी प्लस यहाँ अपने पास क्या है, अपने को पार्शियल डेरिवेटिव करना है क्यू के रेस्पेक्ट में, किस किस का, रो का और क्यू डॉट का। ठीक है, तो यू डॉट वी से अपन इसका डिफरेंशिएशन कर सकते हैं। फर्स्टली अपन क्या करते हैं, रो को अपन कांस्टेंट रखते हैं और क्यू डॉट का अपन डिफरेंशिएशन करते हैं। ओके, रो को कांस्टेंट रखते हुए क्यू डॉट का जब अपन डिफरेंशिएशन करते हैं तो अपने पास आती है टर्म रो इंटू पार्शियल क्यू डॉट अपन पार्शियल क्यू। सेकेंड अपने को क्यू डॉट को कांस्टेंट रखना है और रो का डिफरेंशिएशन करना है क्यू के रेस्पेक्ट में। ठीक है, ये वाली टर्म अपनी सॉल्व हो गई है। नेक्स्ट अपने को सेम यहाँ भी ऐसे ही करना है, पहले रो को अपन कांस्टेंट रखेंगे, पी डॉट का डिफरेंशिएशन करेंगे किसके रेस्पेक्ट में, पी के रेस्पेक्ट में, और सेकेंडली अपने को पी डॉट को कांस्टेंट रखना है और पार्शियल डेरिवेटिव करना है रो का पी के रेस्पेक्ट में। ओके, और जो ब्रैकेट में अपने पास आया है वो होगा डी पी डी क्यू इक्वल टू 0। ठीक है, अब यहाँ पे अपन क्यू डॉट और पी डॉट, जो अपने पास थर्ड टर्म है और फिफ्थ टर्म है, वहाँ पे अपने पास क्यू डॉट और पी डॉट आया है, और क्यू डॉट और पी डॉट की वैल्यू अपन कहाँ से निकाल लेते हैं, हैमिल्टोनियन कैनोनिकल इक्वेशन से, जहाँ हैमिल्टोनियन कैनोनिकल इक्वेशन अपने पास क्या होती है, क्यू डॉट इक्वल्स टू पार्शियल एच अपॉन पार्शियल पी, और पी डॉट अपने पास होता है माइनस पार्शियल एच अपॉन पार्शियल क्यू। ओके, तो वो दोनों हैमिल्टोनियन कैनोनिकल इक्वेशन से वैल्यू अपन कहाँ रखेंगे, अपनी इक्वेशन 8। ठीक है, इसको अपन इक्वेशन 8 रख देते हैं। तो देखिए अपने पास क्या आता है, ठीक है, यहाँ पे देखिए साथ ही साथ अपन यहाँ पे क्या काम कर सकते हैं कि यहाँ पे जो इक्वेशन अपने पास बन रही है, यहाँ पे डी पी डी क्यू जो कि अपने पास एरिया है वह अपना 0 नहीं हो सकता, तो यहाँ पे इस ब्रैकेट वाली क्वांटिटी को अपन इक्वल टू 0 रख देते हैं। ठीक है, एंड यहाँ से अपन क्या रख सकते हैं, डेल रो अपॉन डेल टी प्लस रो क्यू डॉट डेल क्यू प्लस क्यू डॉट डेल रो अपॉन डेल क्यू प्लस रो इंटू डेल पी डॉट अपॉन डेल पी प्लस पी डॉट डेल रो अपॉन डेल पी, और ये अपने पास क्या हो जाएगा, इक्वल टू 0 हो जाएगा। ओके, अब यहाँ पे अपन वैल्यू किससे रखेंगे, हैमिल्टोनियन कैनोनिकल इक्वेशन से, इसको अपन इक्वेशन 8 रख सकते हैं। फ्रॉम हैमिल्टोनियन कैनोनिकल इक्वेशन, हैमिल्टोनियन कैनोनिकल इक्वेशन, हैमिल्टोनियन कैनोनिकल इक्वेशन अपने पास क्या होती है, क्यू डॉट इक्वल्स टू पार्शियल एच अपॉन पार्शियल पी एंड पी डॉट इक्वल्स टू माइनस ऑफ पार्शियल एच अपॉन पार्शियल क्यू। ठीक है, ये अपने पास क्या होती है, हैमिल्टोनियन कैनोनिकल इक्वेशन होती है, और ये दोनों इक्वेशंस की वैल्यू, ये दोनों को अपन कहाँ रखते हैं, इक्वेशन 8 में। तो देखिए putting above values in equation 8
इक्वेशन 8 में जब अपन वैल्यू रखते हैं तो अपने पास आता है फर्स्ट टर्म। देखिए इक्वेशन 8 में कहाँ कहाँ अपने को वैल्यू रखनी है, ठीक है। एक तो जो अपने पास थर्ड टर्म है, थर्ड टर्म में जो क्यू डॉट है वहाँ अपन वैल्यू रखेंगे पार्शियल एच अपॉन पार्शियल पी, और जो अपने पास लास्ट टर्म है, लास्ट टर्म में अपने पास पी डॉट है तो पी डॉट की जगह अपन क्या रखेंगे, माइनस ऑफ पार्शियल एच अपॉन पार्शियल क्यू। ओके, तो देखिए क्या था अपने पास, डेल रो अपॉन डेल टी एज इट इज रहेगा, रो इंटू सॉरी यहाँ सेकेंड टर्म और ये वाली टर्म में अपने को वैल्यूज रखनी है। ओके, ठीक है ना, वैल्यूज रखेंगे अपन सेकेंड टर्म और फोर्थ टर्म में। तो अपने पास क्या आता है, रो सबसे पहले अपने को क्यू डॉट की वैल्यू रखनी है, तो ये अपना डेल अपॉन डेल क्यू एज इट इज रहेगा, और क्यू डॉट की जगह अपन यहाँ पे रख देते हैं पार्शियल एच अपॉन पार्शियल पी। ओके, कहाँ पे वैल्यू रखी है अपन ने, क्यू डॉट की जगह, प्लस क्यू डॉट डेल रो अपॉन डेल क्यू अपना एज इट इज रहेगा, प्लस रो इंटू यहाँ भी अपने को पी डॉट की जगह हैमिल्टोनियन कैनोनिकल इक्वेशन से वैल्यू रखनी है, तो ये अपना नेगेटिव साइन के साथ है तो यहाँ आपको नेगेटिव साइन लिखना रहेगा, और पार्शियल एच अपॉन पार्शियल क्यू प्लस जो आपकी लास्ट टर्म है पी डॉट इंटू पार्शियल रो अपॉन पार्शियल पी, ये आपका एज इट इज रहेगा। अब देखिए यहाँ पे सेकेंड टर्म और फोर्थ टर्म को आप देखिए, यहाँ पे क्या बन रहा है अपना डेल स्क्वायर एच अपॉन डेल क्यू डेल पी, और यहाँ पे अपने पास भी सेम ही क्वांटिटी बन रही है, सेम ही क्वांटिटी अपनी बन रही है डेल स्क्वायर एच अपॉन डेल क्यू डेल पी, ठीक है। लेकिन यहाँ पे अपना पॉजिटिव साइन है और यहाँ पे अपना नेगेटिव साइन है, ठीक है। तो ये दोनों टर्म आपस में क्या हो जाएगी, कैंसिल आउट हो जाएगी। तो देखिए यहाँ अपन क्या कर सकते हैं, डायरेक्टली अपन इनको कैंसिल कर सकते हैं, ठीक है। ये दोनों टर्म आपस में क्या हो जाती है, कैंसिल हो जाती है, और अपने पास ओनली 3 टर्म्स रिमेन हो, केवल 3 टर्म्स अपने पास बचती है। तो देखिए जो अपने पास रिमेनिंग टर्म है उनको अपन राइट कर सकते हैं, तो अपने पास केवल बचेगा डेल रो अपॉन डेल टी प्लस क्यू डॉट डेल रो अपॉन डेल क्यू प्लस पी डॉट डेल रो अपॉन डेल पी इक्वल टू 0, और जो आपके पास इक्वेशन आई है इसको आप लिखोगे इक्वेशन 9, ठीक है। एक बार के लिए इक्वेशन 9 को अपन सेपरेट रख देते हैं, और जो अपन ने स्टार्टिंग में जो अपन ने माना था डेंसिटी ऑफ फेज स्पेस रो इज द फंक्शन ऑफ स्मॉल क्यू के स्मॉल पी के एंड टाइम टी, ठीक है। तो वो जो अपने पास डेंसिटी का फंक्शन था उसका अपने को क्या करना रहेगा, टोटल टाइम डेरिवेटिव, ठीक है। उसका अपन टोटल टाइम डेरिवेटिव कर लेते हैं, सिंस जो अपन ने डेंसिटी कंसीडर की थी, डेंसिटी इज द फंक्शन ऑफ स्मॉल क्यू स्मॉल पी एंड टाइम टी। तो यदि अपन इसका टोटल टाइम डेरिवेटिव लेते हैं, टेकिंग the total time derivative of इक्वेशन 10, इक्वेशन 10 का टोटल टाइम डेरिवेटिव यदि आप लेते हो तो आपके पास आता है डी रो अपॉन डी टी इक्वल टू, देखिए जो अपना डेंसिटी है फंक्शन है क्यू पी और टी का, तो जब आप इसका टोटल टाइम डेरिवेटिव करते हैं तो पहले अपने को डेंसिटी का इस फंक्शन के रेस्पेक्ट में पार्शियल डेरिवेटिव करना पड़ेगा, देन इन जो कोऑर्डिनेट है, ये जो वेरिएबल है, इनका टाइम के रेस्पेक्ट में डेरिवेटिव, ठीक है। तो अपने पास क्या आता है, यहाँ अपने पास आएगा, अपने पास में जो रिजल्ट आता है वो होगा पार्शियल रो अपॉन पार्शियल क्यू, और यहाँ जब अपन Q का टाइम के रेस्पेक्ट में डेरिवेटिव करते हैं तो वो अपना लिखा जा सकता है Q डॉट। सिमिलरली पहले रो का P के रेस्पेक्ट में पार्शियल डेरिवेटिव, देन P का टाइम डेरिवेटिव, एंड थर्ड अपन करना है रो का टाइम के रेस्पेक्ट में पार्शियल डेरिवेटिव, ठीक है। अब यदि अपन इक्वेशन 9 और इक्वेशन 11
जो अपने पास इक्वेशन 11 आई है, इक्वेशन 9 और इक्वेशन 11 को यदि अपन इक्वेट करते हैं तो अपने पास क्या आता है, यहाँ पे इस इक्वेशन का लेफ्ट हैंड साइड और यहाँ पे इस इक्वेशन का राइट हैंड साइड अपने पास क्या है, सिमिलर है। तो यहाँ से अपने को क्या रिजल्ट मिलेगा, दैट इज डी रो अपॉन डी टी की वैल्यू क्या होगी, इक्वल टू 0 होगी। और यहीं से अपने पास क्या आ जाएगा, जो डेंसिटी होती है वो डेंसिटी का टाइम डेरिवेटिव जब 0 हो रहा है तो डेंसिटी क्या होती है, अपनी कांस्टेंट होती है। ठीक है, तो लिख सकते हैं अपन यहाँ पे कंपेयरिंग इक्वेशन 9 एंड 11 वी गेट इक्वेशन 9। देख लीजिए एक बार, इक्वेशन 9 आपके पास क्या थी, इक्वेशन 9 में आपके पास था डेल रो अपॉन डेल टी प्लस क्यू डॉट डेल रो अपॉन डेल क्यू प्लस पी डॉट डेल रो अपॉन डेल पी इक्वल्स टू 0। जबकि जब अपन ने रो का, जो कि अपने पास क्यूपीटी का फंक्शन था, उसका अपन ने टोटल टाइम डेरिवेटिव किया तो आपके पास क्या है, सेम यही क्वांटिटी अपने पास इक्वल में आई है। ठीक है, तो जब ये क्वांटिटी दोनों में इक्वल है और यहाँ इक्वेशन 9 में इस क्वांटिटी की वैल्यू क्या है, इक्वल टू 0 है, तो वो वैल्यू उठा के अपन कहाँ रख सकते हैं, इक्वेशन 11 में रख सकते हैं। तो यहाँ से अपने पास क्या आ जाएगा, यहाँ से अपने पास आएगा डी रो अपॉन डी टी विल बी इक्वल टू 0। ठीक है, और जब डेंसिटी का, किसी भी क्वांटिटी का यदि टाइम डेरिवेटिव 0 होता है तो वो क्वांटिटी अपने पास क्या होती है, कांस्टेंट होती है। ओके, तो देखिए दैट इज रो इक्वल्स टू कांस्टेंट। ठीक है, रो अपने पास क्या हो जाएगा, कांस्टेंट हो जाएगा। तो ये अपने पास प्रूव हो गया है फर्स्ट पार्ट ऑफ ल्यूवेल थ्योरम। ओके, ये अपने पास कौन सा पार्ट है, ल्यूवेल थ्योरम का जो फर्स्ट पार्ट था अपना, जो कि अपने को बता रहा था टाइम नंबर ऑफ फेज पॉइंट पर यूनिट वॉल्यूम दैट इज डेंसिटी ऑफ फेज स्पेस विल बी कांस्टेंट विद टाइम। तो यहाँ अपन ने फर्स्ट पार्ट को प्रूव कर दिया है। काम करते हैं अपन अब सेकंड पार्ट के लिए। साथ ही साथ देखिए कि जब अपन ने पॉइजन ब्रैकेट को पढ़ा था, पॉइजन ब्रैकेट में अपन ने क्वांटिटी पढ़ी थी दैट यदि किसी फंक्शन का, वहाँ अपन ने पढ़ा था, देखिए वहाँ अपन ने क्या पढ़ा था कि यदि किसी भी फंक्शन का टाइम डेरिवेटिव 0 होता है, दैट इज यदि वो क्वांटिटी कांस्टेंट ऑफ मोशन होती है, तब उस फंक्शन का हैमिल्टोनियन के साथ पॉइजन ब्रैकेट क्या होता है, 0 होता है। ठीक है, यहाँ पे अपने को क्या रिजल्ट मिल रहा है, यहाँ अपने को रिजल्ट मिल रहा है, यहाँ डी रो अपॉन डी टी अपना क्या है, 0 है, दैट इज रो अपना कांस्टेंट हो गया। तो यहीं से अपन क्या कह सकते हैं कि जो डेंसिटी है उसका हैमिल्टोनियन के साथ जो पॉइजन ब्रैकेट की वैल्यू होगी वो भी क्या हो जाएगी, 0 होगी। ठीक है, कि हैमिल्टोनियन के साथ जो डेंसिटी का पॉइजन ब्रैकेट होता है वो वैनिश हो जाता है। ओके, तो ये अपने पास बात हुई है फर्स्ट पार्ट ऑफ ल्यूवेल्स थ्योरम की। अब यदि अपन इसका सेकंड पार्ट देखते हैं तो सेकंड पार्ट अपने पास कैसे आता है, बात करें यदि अपन इसके सेकंड पार्ट की। ठीक है, नाउ प्रूफ ऑफ प्रूफ ऑफ सेकंड पार्ट। तो सेकंड पार्ट अपने पास क्या था, देखिए सेकंड पार्ट ऑफ ल्यूवेल्स थ्योरम अपने को कह रहा था दैट 2n डायमेंशनल वॉल्यूम, जिसको अपन ने गामा 1 एंड ठीक है, सेकंड पार्ट से अपने सेकंड स्टेटमेंट था ल्यूवेल थ्योरम का 2n डायमेंशनल वॉल्यूम, जिसको अपन ने गामा 1 एंड गामा 2 से रिप्रेजेंट किया था, वो क्या होगा, सेम होगा, या फिर द टोटल वॉल्यूम ऑक्यूपाइड बाय द नंबर ऑफ फेज पॉइंट इन द फेज स्पेस डज नॉट चेंज विद टाइम। ठीक है, और यहाँ से अपन क्या कह सकते हैं कि जो फेज स्पेस का वॉल्यूम होता है वो भी क्या होता है, कांस्टेंट होता है। ठीक है, तो यहाँ अपने को इसको प्रूव करना है। तो देखिए
since we know that यहाँ अपने को पता है कि जो डेंसिटी होती है, डेंसिटी को अपन कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, डेंसिटी अपनी लिखी जाती है नंबर ऑफ फेज पॉइंट पर यूनिट वॉल्यूम। ओके, अब यहाँ से यदि अपन वॉल्यूम को निकालें तो देखिए वॉल्यूम अपना है V इक्वल्स टू रो इंटू एन। ओके, अब यहाँ पे यदि अपन क्या लेते हैं, इनका टाइम डेरिवेटिव, टेकिंग टाइम डेरिवेटिव ऑफ टाइम डेरिवेटिव ऑफ above equation ठीक है। यदि यहाँ पे अपन इनका टाइम डेरिवेटिव लेते हैं तो अपने को क्या मिलता है, dv अपॉन dt इक्वल टू, और यहाँ पे जो दोनों अपने पास फंक्शन है रो एंड एन, वो उनका अपन u डॉट वी से कर सकते हैं, एन को कांस्टेंट रख देंगे फर्स्टली, और डी रो अपॉन डी टी अपने पास आ जाएगा। सेकंड अपन रो को कांस्टेंट रखते हुए डी एन अपॉन डी टी कर सकते हैं। ठीक है, तो देखिए यहाँ इस इक्वेशन के राइट हैंड साइड में देखिए एक बार, यहाँ जो ल्यूवेल्स थ्योरम के फर्स्ट पार्ट से अपन ने क्या प्रूव किया था, डी रो अपॉन डी टी क्या है अपना, जीरो है, दैट इज रो अपना क्या है, कांस्टेंट है, तो फर्स्ट टर्म अपनी जीरो हो जाएगी। साथ ही साथ जो नंबर ऑफ फेज पॉइंट होते हैं, फेज स्पेस के बारे में अपने को पता होता है कि फेज स्पेस में नंबर ऑफ फेज पॉइंट हमेशा कांस्टेंट होते हैं। ठीक है, तो डी एन अपॉन डी टी भी यहाँ अपना कांस्टेंट हो जाएगा। तो इस इक्वेशन के दो राइट हैंड साइड में जो दोनों टर्म है वो अपनी क्या हो जाती है, इक्वल टू जीरो हो जाती है, और यहीं से अपने को क्या मिलता है, डी वी अपॉन डी टी भी अपना जीरो होगा, दैट इज वॉल्यूम यहाँ अपना कांस्टेंट हो जाएगा। लिख सकते हैं अपन फ्रॉम फर्स्ट पार्ट ऑफ ल्यूवेल्स थ्योरम ल्यूवेल्स थ्योरम डी रो अपॉन डी टी अपने पास जीरो है, एंड साथ ही साथ अपने को क्या पता है, एंड वी नो दैट द टोटल नंबर ऑफ फेज पॉइंट, द टोटल नंबर ऑफ फेज पॉइंट्स आर ऑल्सो कांस्टेंट इन फेज स्पेस। ठीक है, फेज स्पेस में जो टोटल नंबर ऑफ जो फेज पॉइंट्स होते हैं वो भी क्या होते हैं, कंजर्व्ड होते हैं। ठीक है, ना तो उनको अपन क्रिएट कर सकते हैं ना ही डिस्ट्रॉय कर सकते हैं, उनकी नंबर्स जितनी है उतनी ही रहती है। ठीक है, तो यहाँ से अपने पास क्या आ जाता है, दैट डी एन अपॉन डी टी भी अपना क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। ओके, तो ये दोनों वैल्यूज को जब अपन इक्वेशन 2 में रखते हैं, देखिए यहाँ पे इक्वेशन 1 इसको रख सकते हो, और यहाँ इसको आप इक्वेशन 2 कह सकते हो। ठीक है, तो इक्वेशन 2 में जब अपन दोनों रिजल्ट्स रखते हैं, डी रो अपॉन डी टी इक्वल्स टू जीरो एंड डी एन अपॉन डी टी इक्वल्स टू जीरो, जब दोनों वैल्यूज अपने पास जीरो है तो डी वी अपॉन डी टी भी अपने को क्या मिलेगा, जीरो। पुटिंग अबाउ वैल्यूज इन इक्वेशन 2 we get dv upon dt also be equals to 0, that is वॉल्यूम आप यहाँ से अपना क्या मिल जाएगा, कांस्टेंट मिल जाएगा। ठीक है, तो कह सकते हैं अपन यहाँ से कि जो फेज स्पेस का टोटल वॉल्यूम होता है वो भी कांस्टेंट होता है। ठीक है, thus we can say that
the 2n dimensional volume, 2n dimensional volume also be constant, also be constant with time। ठीक है, कि जो फेज स्पेस का वॉल्यूम होता है वो भी अपने पास क्या होता है, कांस्टेंट होता है। ठीक है, तो यहाँ से अपने पास जो ल्यूवेल थ्योरम थे उसके दोनों स्टेटमेंट अपने पास प्रूव हो जाते हैं। ठीक है, यहाँ से अपना जो फर्स्ट पार्ट था कि दैट इज डेंसिटी अपनी कांस्टेंट होती है, तो उसको भी अपन ने प्रूव कर दिया है। और यहाँ पे ये जो रिजल्ट अपने को मिला है, यहाँ से अपन कह सकते हैं कि जो वॉल्यूम होता है फेज स्पेस का वो भी टाइम के रेस्पेक्ट में कांस्टेंट होता है। ठीक है, तो यहाँ से अपना ल्यूवेल थ्योरम का पार्ट कंप्लीट हो जाता है। नेक्स्ट जो सेक्शन अपना होने वाला है उसमें अपन स्टार्ट करेंगे हैमिल्टन जैकोबी इक्वेशन। ओके, धन्यवाद।